हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। आज हमारा टॉपिक है साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। इससे पहले हमने मीडिएटर्स में क्या क्या पढ़ा, वेजो एक्टिव अमीन्स हमने पढ़े, उसके बाद हमने एरिकोडोनिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स पढ़े जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइंस शामिल थे। आज हम पढ़ रहे हैं साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। देखिए जी, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस, देखिए जी, ये दोनों जो है ना, एक्चुअली ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स करते हैं। ल्यूकोसाइट्स को क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, तो ये उसकी मीडिएटर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट कर रहे हैं एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, साइटोकाइंस और कीमोकाइंस में? देखिए जी, जो कीमोकाइंस है ना, दे आर एक्चुअली अ सुपर फैमिली ऑफ साइटोकाइंस। अच्छा जी, बहुत सारे साइटोकाइंस हैं, उसकी एक स्पेशल फैमिली है जिसको हम कीमोकाइंस कहते हैं। दोनों का फंक्शंस भी तकरीबन सेम ही है। देखिए जी, दोनों काइंस है, ये भी काइंस है और ये भी काइंस है। और इन दोनों में बहुत सारे, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स शामिल हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं साइटोकाइंस। देखिए जी, साइटोकाइंस क्या है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। अच्छा जी, साइटोकाइंस क्या है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। अब ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं और इसका फंक्शन क्या है? देखिए जी, दे आर मेनली सिक्रीटेड बाय मेनी सेल्स। यानी कि प्रिंसिपली जो है हमारे पास जब लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर मैक्रोपेजेस, या फिर डेंड्रिटिक सेल, यहाँ से ये रिलीज हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि साइटोकाइंस कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट है, मैक्रोपेज है, डेंड्रिटिक सेल है, वो इसको सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं ना, ऑफ द वेसल, एंडोथीलियल वेसल्स, एंडोथीलियम, इसके अलावा इपिथीलियम या कोई और भी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी इसको सिक्रीट कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसका मेन फंक्शन क्या है, मीडिएट एंड रेगुलेट इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अच्छा जी, साइटोकाइन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस हैं, फॉर एग्जांपल टीएनएफ यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस। मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइटोकाइंस पढ़ रहे हैं, साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस जो है, इसका जो इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट है वो है टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1। इसके अंदर हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे कि टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 का क्या फंक्शन है, एंड दे आर एक्चुअली द एग्जांपल्स ऑफ साइटोकाइंस। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि यार मुझे साइटोकाइंस की एग्जांपल बताओ, तो आप बेशक उसको बता सकते हैं कि टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 आर द क्लासिकल एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल ऑफ साइटोकाइंस। अच्छा जी, सबसे पहले हम टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 को एक डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब इस डायग्राम से आप लोग देखें, हमारे पास कोई भी फॉरेन बॉडी जो है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हमारे पास एक फॉरेन बॉडी है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, वो बॉडी के अंदर आ गया। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है कि इसने हमारे पास क्या किया, ये एक स्टिमुलस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1। ये हमारे पास इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। किसने प्रोड्यूस किया? ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो हमारे पास माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, ये क्या करेगा, ये मैक्रोपेजेस को एक्टिवेट करेगा, लिम्फोसाइट्स को, और वो टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 को आगे प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, सिक्रीट कर देता है। अब टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1, इसका असल काम क्या है, मेरी बात गौर से सुने। टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 यहाँ पर आकर हमारे पास जो एडहेशन मॉलिक्यूल है, एडहेशन मॉलिक्यूल, उसकी इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एडहेशन मॉलिक्यूल, ये टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है कि हमारे पास जो एडहेशन मॉलिक्यूल है उसकी एक्सप्रेशन जो है बढ़ा देता है। और यहां से फिर हमारे पास इसके अलावा जो एंडोथीलियल सेल है उसके अंदर क्या कर देता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। इन दोनों सूरतों में हमारे पास ब्लड के अंदर जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। देखिए जी, टू द टिश्यू जहां पर इन्फ्लेमेशन है, और यहां पर आकर इस माइक्रोब को खत्म कर देते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मीडिएटर्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो स्टिमुलस आ गया, टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन हुई, उसने जो है हमारे पास, ये ऑलरेडी मैंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बहुत डिटेल से पढ़ाया था आपको कि हमारे पास जो है एडहेशन मॉलिक्यूल जो है उसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है और इंक्रीज परमेबिलिटी, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट रिक्रूट हो जाएगा और इसको खत्म करेगा। दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1। अच्छा जी, ये वाला एंड ये वाला, ये इसके फंक्शन है। अच्छा जी, अब आप लोग थ्योरी देखें तो आप लोग को मजा आएगा कि इसमें मैंने आप लोग को जो चीज़ दिखाया है वो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। देखिए जी, टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट करते हैं। ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट के लिए हमें चाहिए प्रोमोटिंग एडहेशन मॉलिक्यूल ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द एंड ऑफ द एंडोथीलियम। अच्छा जी, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट के लिए हमें एडहेशन मॉलिक्यूल जो होते हैं ना एंडोथीलियम पर, उसकी एक्सप्रेशन चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ये हमारे पास
अच्छा जी, अब हम थ्योरी जो है पढ़ने लगे हैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखिए जी, टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 क्या करते थे, वो ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एडहेशन मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मैंने आप लोग को बता दिया कि एक्टिवेटेड मैक्रोपेजेस और डेंड्रिटिक सेल ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस को। और साइटोकाइन कौन कौन से हैं, टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके लिए जो स्टिमुलस है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया कि स्टिमुलस क्या है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स है या कोई फॉरेन बॉडीज हो सकते हैं, नेक्रोटिक सेल हो सकते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया वायरस कुछ भी स्टिमुलस हो। अच्छा जी, जो फॉरेन टू द बॉडी हो, ये हमारे पास स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस के रिजल्ट में हमारे पास टीएनएफ की प्रोडक्शन हो गई मेनली, साथ साथ में इंटरल्यूकिन 1 की भी, और उसने जो है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट कर दी टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आगे उन्होंने कुछ और भी एक्शंस बताए आप लोगों को टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 के। ये एक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, कि टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 ये कौन कौन से एक्शन करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए ये लोकल और सिस्टमिक रिएक्शंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है उसमें रोल परफॉर्म करते हैं। अब लोकल कौन कौन से हैं, सिस्टमिक कौन कौन से हैं, अच्छा जी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो ये करते हैं वो है एंडोथीलियल एक्टिवेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया था कि ये किस तरह एंडोथीलियल एक्टिवेशन करता है। दूसरा हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड अदर सेल्स, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और तीसरा हमारे पास है सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पांस। देखिए जी, सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पांस, ये तीनों फंक्शन आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर इसकी डिटेल में आप चाहते हैं तो मैं अभी आप लोगों को इसकी डिटेल बता देता हूँ। अच्छा जी, इस डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह ये लोकल इन्फ्लेमेशन में रोल परफॉर्म करता है। इसके अलावा सिस्टमिक प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स इसके क्या क्या हैं, टीएनएफ इंटरल्यूकिन 1 और इन चीज़ों के। इसके अलावा सिस्टमिक पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैंने आप लोग को बता दिया जो एंडोथेलियल एक्टिवेशन का, वह लोकल इन्फ्लेमेशन के दरमियान होता है। लोकल इन्फ्लेमेशन ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल से आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि हमारे पास टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 आकर इंक्रीज एक्सप्रेशन कर देता है। साथ साथ में इसके ऊपर जो लाइगेंड्स पड़े हुए हैं ना, ल्यूकोसाइट के ऊपर भी लाइगेंड्स पड़े होते हैं, उसकी एक्सप्रेशन भी बढ़ा देता है। ये इसके साथ चिपक जाता है, यहाँ से निकल कर ये साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे आ जाता है। सो ये लोकल इन्फ्लेमेशन में इसका रोल है। अच्छा जी, दूसरा फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड अदर सेल। देखिए जी, ये जो टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 1 है ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरी सेल्स की एक्टिवेशन कर देता है। दूसरा रोल मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड अदर सेल्स। आप लोग देखें, अब ये टीएनएफ इंटरल्यूकिन आ जाता है और ल्यूकोसाइट के ऊपर एक्शन कर देता है। देखिए जी, इसको एक्टिवेट कर देता है। जब ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो जाता है तो इससे आगे बहुत सारे कीमोकाइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए जी, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और भी बहुत सारे हैं। देखिए जी, अब यहाँ देखिए, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 आकर टी सेल के ऊपर एक्ट करते हैं। जब ये टी सेल के ऊपर एक्ट करते हैं तो वहां से इंटरल्यूकिन 17 रिलीज कर देता है। अच्छा जी, जब देखिए इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 17 जो है अदर सेल टाइप को फिर आगे वो करता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो इसी तरह ये क्या कर रहे हैं, इसका दूसरा काम क्या है कि जो इम्यून सेल्स है ना उसको एक्टिवेट करना, ये इसका दूसरा फंक्शन है। देखिए जी, एंडोथीलियल एक्टिवेशन भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि हमारे पास ईओआरपी सेलेक्टिन लिगेंड जो है उसको इंक्रीज कर देता है उसकी एक्टिविटी को। साथ में दूसरा जो मैंने आप लोग को बता दिया कि एक्टिवेशन कर देता है ल्यूकोसाइट और सम अदर सेल्स की। जब एक्टिव हो जाता है तो वो आगे हमारे पास देखिए TH17 को प्रोड्यूस कर देता है बहुत सारे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पांस है। अच्छा जी, सिस्टमिक में आप लोग देखें कि हमारे पास टीएनएफ इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 ये आकर हमारे पास ब्रेन पे एक्ट करते हैं। ब्रेन से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आगे हमारे पास ब्रेन को मैसेज मिल जाता है और वो फीवर जो है इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे पास फीवर आ जाता है ना। तो फीवर क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन इन मेडिएटर्स की प्रोडक्शन हो जाती है, वो ब्रेन पर एक्ट करते हैं। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस सेंटर है वो चेंज हो जाता है और वो फीवर प्रोड्यूस कर देता है। ये इसका एक सिस्टमिक इफेक्ट हो गया। दूसरा देखे, और फीवर क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव है ना, प्रोटेक्टिव है, इट इज प्रोटेक्टिव प्रोसेस अगेंस्ट द पायरोजन, सॉरी अगेंस्ट द पैथोजन। अच्छा जी, दूसरा आप लोग देखें इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 क्या कर रहे हैं, लीवर के ऊपर अटैक करते हैं और एक्यूट फेज प्रोटीन बना देते हैं जिसको हम सीआरपी कहते हैं। अच्छा जी, इंटरल्यूकिन 1 एंड 6 लीवर के ऊपर एक्ट करते हैं और सीआरपी बना देते हैं। देखिए जी, हम बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं ना इन्फ्लेमेशन के साथ, कोई इन्फेक्शन के साथ, हम उसको एक टेस्ट लिखते हैं कि यार आप अपना सीआरपी कराओ। अगर उसके ब्लड में सीआरपी हमारे पास जो है उसकी लेवल इलिवेट हो जाती है ज़्यादा अमाउंट में, तो हम उसको कहते हैं कि यार आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। सो दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, और ये क्यों प्रोड्यूस होती है, जब इंटरल्यूकिन 1 और 6, अच्छा जी दिस इज 6,
इंटरल्यूकिन 1 एंड 6 जब लीवर के ऊपर एक्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग देखेंगे सेम मीडिएटर अगर बोन मैरो के ऊपर एक्ट करते हैं तो बोन मैरो से क्या हो जाता है कि यार तुम ना बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट की प्रोडक्शन स्टार्ट करो, क्योंकि दे आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, कि यार हमारे पास बॉडी में ना कोई ना कोई इन्फेक्शन है और तुम ना जल्दी जल्दी ल्यूकोसाइट की प्रोडक्शन करो ताकि वो आगे जाके फाइट कर सके। सो दे आर एक्चुअली द प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ TNF, इंटरल्यूकिन 1 एंड 6। अच्छा जी, तो जो मैंने आप लोगों को थर्ड वाला ये बता दिया सिस्टेमिक एक्यूट फेज रिस्पांस, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को फीवर के बारे में भी बता दिया, CRP प्रोटीन के बारे में भी बता दिया, दे आर एक्चुअली कवर्ड। अच्छा जी, इसके अलावा TNF क्या कर रहे हैं? TNF रेगुलेट एनर्जी बैलेंस बाय प्रमोटिंग लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड बाय सप्रेसिंग एपेटाइट। देखिए जी, जब हमारे पास बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन चल रही है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है, उसके रिजल्ट में TNF बन रहे हैं। TNF जो है ना वो लिपिड और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, जब दोनों की कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है उसकी वजह से एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। जब बंदा बीमार होता है ना वो नहीं खा सकता मोस्टली। अच्छा जी, वो नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जारी है। इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में TNF प्रोड्यूस हो रहा है। TNF जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कर रहा है। जब उसकी कैटाबॉलिज्म जारी है तो वो उस एपेटाइट को सप्रेस करे, तो बंदा नहीं खा सकता। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोग देखें, जब वो नहीं खा सकता और उसकी प्रोटीन और लिपिड की कैटाबॉलिज्म जारी है, खा भी नहीं सकता, तो क्या हो जाता है? हमारे पास बंदा जो है वो उसमें किकिक्सिया हो जाती है। किकिक्सिया क्या होता है? बंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस, मसल एट्रोपी, एनोरेक्सिया, ये सारे जो है दे आर एक्चुअली किकिक्सिया में बंदा बहुत कमज़ोर सा पतला सा बन जाता है ना, उसकी मसल जो है बिल्कुल वीक सा हो जाता है। हम कहेंगे ना तुम ना बहुत बीमार से नज़र आ रही हो। ये क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में जो है लिपिड और प्रोटीन की कैटाबोलाइज हो रहे हैं, खा नहीं सकता, इसी वजह से। अच्छा जी, अब हम क्या कर देते हैं, हम अक्सर पेशेंट्स को ना TNF एंटागोनिस्ट दे देते हैं ताकि TNF की जो प्रोडक्शन जारी है ना, ताकि ये जो प्रोडक्शन है उसको हम इनहिबिट कर सके। तो इसीलिए हम इसको TNF एंटागोनिस्ट दे देते हैं ताकि बॉडी में जो है TNF की प्रोडक्शन कम हो। अब देखिए, इसके तो हमारे पास फ़ायदे भी आ रहे हैं। फ़ायदे क्यों आ रहे हैं? देखिए जी, ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा, जो डिसएडवांटेजेस वाले प्रोसेस वो तो नहीं चलेंगे। तो इसी वजह से हम बहुत सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है उसमें TNF एंटागोनिस्ट दे देते हैं। लेकिन TNF एंटागोनिस्ट का एक साइड इफेक्ट है, वो क्या है? वो हमारे पास ये है कि ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट अच्छी तरह नहीं होगी, ल्यूकोसाइट नहीं आ सकेंगे, वेगोसाइटोसिस नहीं होगा, तो जो एक्चुअली जो फॉरेन बॉडी है उसकी किलिंग नहीं होगी, उसकी पेगोसाइटोसिस नहीं होगी। सो दिस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेशन। तो इसीलिए हम जो है TNF एंटागोनिस्ट नहीं देते। देखिए जी, अगर हम TNF एंटागोनिस्ट देंगे ना तो ये TNF प्रोड्यूस नहीं होगा। TNF प्रोड्यूस नहीं होगा तो ल्यूकोसाइट और जो डिफरेंट किस्म के इम्यून सेल्स हैं उनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। सो जो फॉरेन एंटीजन है उसको हम पाइगोसाइटोज नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन। इसी वजह से जो TNF एंटागोनिस्ट दे आर नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड।